काश मैं मर जाती, आशा ने अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा। उसका शरीर दर्द से टूट चुका था, आत्मा जैसे कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। होली की रात थी, चारों ओर रंग, संगीत और हंसी की गूंज थी। लेकिन आशा के लिए वो रात हमेशा के लिए काली हो गई थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी आशा एक सीधी सादी लड़की थी। दलित परिवार से थी, पर पढ़ने में तेज और स्वभाव से शांत। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन साफ करती थी। परिवार की आर्थिक हालत खराब थी, मगर आशा के सपनों में कोई कमी नहीं थी। वह स्कूल में अव्वल आती थी और एक दिन टीचर बनने का सपना देखती थी। होली के दिन गांव में हर साल की तरह इस बार भी बड़ा जश्न था। गांव का सबसे अमीर परिवार मल्होत्रा परिवार हर साल भव्य होली मिलन का आयोजन करता था। गांव के लोगों के लिए वहां जाना सम्मान की बात मानी जाती थी। आशा भी अपनी सहेलियों के साथ वहां गई। उसने गुलाबी सूट पहना था, बालों में फूल लगाए थे। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर मुस्कान। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस मुस्कान के पीछे एक शिकारी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। राघव मल्होत्रा, गांव के विधायक का बेटा, अमीर, घमंडी और ताकत के नशे में चूर। लोग उसे देखकर सिर झुका लेते थे और पुलिस वाले उसके पिता के इशारों पर चलते थे। जैसे ही शाम हुई, राघव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह जानता था कि आशा किस वर्ग से है और यह भी जानता था कि अगर कुछ भी हुआ तो कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। आशा को उसने खुद अपने हाथों से ठंडाई दी, जिसमें नशे की दवा मिली थी। कुछ ही देर में आशा की आंखें भारी होने लगीं। उसे चक्कर आने लगा और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसे होश आया, वह एक सुनसान खेत में पड़ी थी। कपड़े फटे हुए, शरीर जख्मी और खून से सना हुआ। उसकी चीख गले में अटक गई। वह उठने की कोशिश करती रही, मगर शरीर जवाब दे चुका था। अगली सुबह एक किसान ने उसे देखा और अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा, चमत्कार है कि ये लड़की बच गई, लेकिन जो मरा नहीं था वह जी भी तो नहीं रहा था। पुलिस ने बयान लिया, लेकिन जैसे ही आशा ने राघव का नाम लिया, सब कुछ बदल गया। इंस्पेक्टर की आंखों में डर आ गया। रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके पिता को थाने बुलाया गया और अगले दिन घर में ताने उड़ने लगे। हम दलित हैं, तुम क्या सोचती हो कि कोई हमारी सुनेगा? लड़की हो, चुप रहो। तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत चली गई। शादी कैसे होगी तुम्हारी अब? आशा के लिए ये दूसरा बलात्कार था, इस बार आत्मा का। उसके अपने ही उसे दोषी मानने लगे। स्कूल जाना बंद कर दिया गया, घर से निकलना मना कर दिया गया। एक रात जब सब सो रहे थे, आशा ने घर छोड़ा। न कोई चिट्ठी, न कोई आवाज। वह बस जाना चाहती थी कहीं भी जहां उसकी पहचान न हो, जहां कोई उसे गंदी लड़की कहकर न पुकारे। वह लखनऊ पहुंची, फिर मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठकर धारावी के एक कोने में पहुंची। वहां जिंदगी और मौत रोज टकराते थे, लेकिन कम से कम वहां उसे कोई जानता नहीं था। उसने अपना नाम बदल लिया, अब वह थी आर्या सिंह। एक अनजान शहर में अनजान नाम के साथ उसने खुद को दोबारा बनाना शुरू किया। वह एक क्लिनिक में झाड़ू पोंछा करने लगी। वहां एक मुस्लिम महिला सायरा बेगम ने उसकी आंखों में दर्द पढ़ा। सायरा ने उसे सहारा दिया, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने घर में जगह दी। तुम टूटी नहीं हो बेटी, सायरा ने कहा था। तुम जली नहीं हो, तुम लोहे की तरह तप रही हो। आर्या ने धीरे धीरे अपना शरीर, आत्मा और मन सब सहेजा। दिन में काम करती, रात में ओपन स्कूल से पढ़ाई करती। एक दिन उसने कानूनी किताब उठाई और उसे पहली बार महसूस हुआ कि अगर कोई उसे न्याय नहीं देगा तो उसे खुद बनना होगा न्याय की आवाज।
साल दर साल बीते। अब आर्या एक मजबूत, खूबसूरत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला था, जहां गरीब लड़कियों को मुफ्त में ट्रेनिंग देती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी लड़ाई की आग अब भी जल रही थी। एक दिन वह टीवी देख रही थी। एक युवा नेता की चर्चा हो रही थी, जो देश की राजनीति में नया चेहरा बनकर उभर रहा था। उसकी बातें युवाओं को लुभा रही थीं। उसका चेहरा होर्डिंग्स पर था, सोशल मीडिया पर वायरल। वह चेहरा आर्या को चीरता हुआ लग रहा था। राघव मल्होत्रा, उम्मीद का नया नाम। उस क्षण आर्या का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक जगह आकर टकरा गया। उसने टीवी बंद किया। दिल की धड़कन तेज हो गई। हाथ कांपने लगे, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं। अब वक्त आ गया है, उसने खुद से कहा। अब मैं सिर्फ बची नहीं हूं, अब मैं लौट रही हूं। रात भर नींद नहीं आई। टीवी पर राघव मल्होत्रा का चेहरा देखने के बाद आर्या की रगों में जैसे कोई पुराना जहर फिर से बहने लगा था। वो चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही आत्मविश्वास, लेकिन अब कैमरों के सामने एक युवा नेता के रूप में चमक रहा था। आर्या के भीतर की चुप्पी अब सन्नाटे से बाहर आ रही थी। उसने अपने कमरे की दीवार पर राघव की एक छपी हुई तस्वीर टांग दी। नीचे लिखा, ये कहानी अब यहीं नहीं रुकेगी। मुंबई में जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, खासकर चुप रहकर सहना नहीं। धारावी की तंग गलियों ने उसकी सहनशक्ति को मजबूत किया, और सायरा बेगम की ममता ने उसके टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने का काम किया था। सायरा अब 60 की हो चुकी थीं। उनका एक छोटा सा क्लिनिक था, जहां वह महिलाओं और बच्चों का इलाज करती थीं। उन्होंने ही आर्या को फिर से पढ़ाई की ओर लौटाया था। उन्होंने ही कहा था, किताबें सिर्फ पास होने के लिए नहीं होती, ये तुम्हें दुनिया से लड़ने की ताकत देती हैं। आर्या ने ओपन स्कूल से 10वीं पास की, फिर इंटरमीडिएट, और अब वह मुंबई विश्वविद्यालय से कानूनी अध्ययन में डिप्लोमा कर रही थी। दिन में वह अपने ब्यूटी पार्लर में काम करती, रात को केस स्टडीज पढ़ती, और जो समय बचता उसमें धारावी की लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाती। लेकिन राघव की खबर ने उसे दोबारा उस मोड़ पर ला खड़ा किया था, जहां से उसने जीवन शुरू किया था। वह जानती थी कि अगर उसे वापस जाना है तो सिर्फ यादों के साथ नहीं, तैयारी के साथ जाना होगा। इस बार उसका उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि वो आवाज बनना था जिसे कभी दबा दिया गया था। राघव अब लखनऊ में रह रहा था। वह एक बड़ा व्यवसायी बन चुका था। शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा कल्याण के नाम पर कई संस्थाएं चला रहा था। उसके पास मीडिया का समर्थन था, सामाजिक कार्यों की लंबी लिस्ट थी, और जनता में अच्छी छवि। लेकिन आर्या को पता था, चेहरा चाहे बदल जाए, आत्मा नहीं बदलती। उसने सबसे पहले इंटरनेट पर राघव के सारे इंटरव्यू, प्रेस मीटिंग और पब्लिक अपीयरेंस देखे। उसने नोट किया कि वह किन संस्थानों से जुड़ा है, उसके कौन कौन से करीबी लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, और किस किस लड़की के साथ उसका नाम जुड़ा था। एक रात जब वह ऑनलाइन सर्च कर रही थी, उसे एक पुराना ब्लॉग मिला, माया की डायरी। यह एक अनाम लड़की की आत्मकथा थी, जिसमें उसने अपने अनुभव लिखे थे। हर शब्द दर्द से भरा हुआ था, और हर पंक्ति में जैसे आर्या की अपनी कहानी दोहराई जा रही थी। उन्होंने मेरा शरीर छुआ, फिर मेरी आत्मा को कुचल दिया। जब मैंने शिकायत की तो मुझे ही दोषी बना दिया गया। ब्लॉग के अंत में लिखा था, अगर कोई लड़की ये पढ़ रही हो जिसने कुछ ऐसा ही सहा हो, तो मैं चाहती हूं कि तुम हार मत मानो। मेरी आवाज अगर दबा दी गई है तो तुम मेरी आवाज बनो। आर्या की आंखें नम हो गईं। माया एक और नाम, एक और जिंदगी जो न्याय की प्रतीक्षा में बुझ गई। उसे लगने लगा कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है। माया, और न जाने कितनी माया जैसी लड़कियां होंगी जिनकी कहानियां कभी सामने नहीं आईं।
अब आर्या को यकीन हो गया था वह लौटेगी, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। सायरा बेगम ने जब आर्या की आंखों में फिर से वो पुरानी आग देखी तो एक पल को डर गईं। बेटी, फिर वही रास्ता चुनोगी? इतनी मुश्किलों से तो खुद को जोड़ा है। आर्या ने उनका हाथ थामते हुए कहा, अम्मी, अब मैं टूटी नहीं हूं। अब मैं बनी हूं और अब समय है उस वक्त का हिसाब लेने का जिसने मुझे तोड़ा था। सायरा चुप रही, फिर धीरे से बोली, जाओ, लेकिन सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ना, बदले के लिए नहीं। अगले दिन आर्या ने अपनी पहचान छुपाते हुए लखनऊ की एक प्रसिद्ध मीडिया फर्म को मेल किया। उसने खुद को एक स्वतंत्र पत्रकार बताया और राघव मल्होत्रा की छवि बनाम सच्चाई विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की इच्छा जताई। उसकी योजना साफ थी, वह राघव तक पहुंचेगी, उसकी टीम का हिस्सा बनेगी और भीतर से उसकी सच्चाई निकालकर दुनिया के सामने लाएगी। लेकिन ये आसान नहीं था। राघव की टीम ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स से नहीं जुड़ते, उन्होंने लिखा। पर आर्या ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया पर एक प्रोफाइल बनाई, आर्या शर्मा, एक ग्लैमरस पत्रकार के रूप में। उसने वहां कुछ फेक इंटरव्यू, इन्फ्लुएंसर फोटो और स्टोरी पोस्ट की। 3 हफ्तों बाद राघव की टीम ने खुद संपर्क किया। सर, एक यूथ कैंपेन के लिए नए चेहरे ढूंढ रहे हैं। आपकी प्रोफाइल सर को पसंद आई है। आर्या मुस्कराई। शिकारी अब खुद फंसने जा रहा था। उसने अपने बालों को नया लुक दिया, स्टाइलिश सूट पहना और दिल्ली के उस होटल में पहुंची जहां राघव की टीम के साथ उसकी मीटिंग थी। वो कमरे में दाखिल हुई। सामने वही चेहरा, राघव अब और परिपक्व और ज्यादा आत्मविश्वासी। उसने उसकी तरफ देखा, मुस्कराया और हाथ बढ़ाया, हाय, आई एम राघव। आर्या ने उसका हाथ थामा और कहा, प्लेजर टू मीट यू सर। उसने उसे नहीं पहचाना। आर्या की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। अब तुम मेरी नजर में हो राघव, उसने मन में कहा। अब तुमसे कुछ भी नहीं छिपेगा और मैं तुम्हें वहीं से तोड़ूंगी जहां से तुमने मुझे कभी तोड़ा था। आर्या अब राघव की प्रचार टीम का हिस्सा बन चुकी थी। यूथ कैंपेन के नाम पर राघव ने एक नई सोशल मीडिया टीम बनाई थी, जिसमें आर्या कंटेंट क्रिएटर के रूप में चुनी गई थी। उसकी योजना का पहला चरण पूरा हो चुका था, अब वह राघव की दुनिया के अंदर थी। पहले कुछ दिनों में आर्या ने ज्यादा कुछ नहीं किया। वह सिर्फ देखती रही किससे राघव बात करता है, किस तरह के लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, कैसे मीटिंग्स होती हैं और कैसे वह हर बार अपनी छवि को नया रूप देता है। राघव का व्यवहार बाहरी तौर पर बिल्कुल प्रोफेशनल था। वह सबके साथ सौम्यता से बोलता, मदद करने का दिखावा करता और हर महिला सहयोगी को बहन कहकर संबोधित करता। लेकिन आर्या जानती थी, वह सिर्फ एक मुखौटा था, असली चेहरा इसके पीछे छुपा था। एक शाम ऑफिस के कंप्यूटर पर काम करते हुए आर्या को एक पुराना फोल्डर दिखा, नाम था युवा फाउंडेशन आर्काइव्स। यह फोल्डर पासवर्ड से सुरक्षित था, लेकिन एक असावधानी की वजह से उसमें लॉग इन किया जा सका। फोल्डर में सैकड़ों तस्वीरें थीं, वीडियो क्लिप्स, नाम और पते। ये सब फाउंडेशन की महिला सशक्तिकरण योजनाओं से जुड़ी फाइलें थीं। लेकिन उनमें से कुछ फाइलें बेहद अजीब थीं, लड़कियों की तस्वीरें, कुछ रोती हुईं, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ और कुछ लड़कियां तो गायब थीं। एक नाम पर आर्या की नजर ठिठक गई, माया वर्मा। उसने तुरंत अलग फोल्डर बनाकर ये फाइलें कॉपी कर लीं और अपने पर्सनल ड्राइव में सेव कर दीं। उस रात वह देर तक माया वर्मा की फाइल पढ़ती रही। माया लखनऊ की ही रहने वाली थी। उसने युवा फाउंडेशन के एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन किया था। इंटरव्यू के दौरान राघव ने उसे निजी तौर पर बुलाया था। उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं।
लेकिन 2 साल पहले एक लोकल न्यूज पोर्टल पर एक छोटी सी खबर छपी थी। युवा लड़की ने आत्महत्या की। परिवार ने चुप्पी साधी। लड़की का नाम माया था। आर्या की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत उस ब्लॉग को फिर से खंगाला जो उसने कुछ हफ्ते पहले पढ़ा था, माया की डायरी। हर शब्द अब उसके सामने एक सच्ची कहानी बनकर उभरने लगा। उन्होंने कहा, मैं खास हूं। उन्होंने कहा, ये अवसर मेरे लिए है। फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मेरा नाम, मेरी आवाज, मेरी अस्मिता सब छीन लिया। माया की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने जो दर्द लिखा था वही दर्द आर्या ने भी जिया था। ब्लॉग का आखिरी हिस्सा कंप्यूटर स्क्रीन पर धुंधला हो गया। आंसू आर्या की आंखों से बहने लगे थे। मैं बस चाहती हूं कि कोई मेरी बात सुने। अगर मैं न भी रहूं तो भी मेरी सच्चाई मिटनी नहीं चाहिए। आर्या को अब समझ में आ गया था कि ये सिर्फ एक आदमी के पाप की कहानी नहीं थी, ये एक व्यवस्था थी जिसमें ताकत, पैसे और चुप्पी की सांठगांठ थी। अगली सुबह आर्या सीधे सायरा बेगम से मिलने धारावी पहुंची। उनके सामने बैठकर उसने माया की पूरी कहानी बताई। सायरा ने गहरी सांस ली। बेटी, हर बार जब एक और माया मरती है तो इंसानियत की रूह कांपती है, पर जब कोई आर्या खड़ी होती है तो उस रूह को सुकून मिलता है। मैं माया की कहानी सबके सामने लाना चाहती हूँ, अम्मी, आर्या ने कहा। पर यह आसान नहीं होगा। सायरा ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराकर बोली, जो सच है वो आसान नहीं होता, लेकिन उसका रास्ता हमेशा सबसे सही होता है। उसके बाद आर्या ने माया के माता पिता का पता लगाने की कोशिश शुरू की। इंटरनेट, लोकल न्यूज, पुराने अस्पताल रिकॉर्ड, कई जगहों से टुकड़ों में जानकारी मिली। अंततः उसे एक छोटा सा गांव मिला लखनऊ के पास, जहां माया का परिवार रहता था। वह वहां गई साधारण सलवार कुर्ता पहने, अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ। माया की मां शकुंतला देवी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। चेहरे पर थकान, आंखों में वीरानी। आप माया की मां हैं? आर्या ने धीरे से पूछा। वृद्धा ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। आंसू खुद ब खुद आंखों से बहने लगे। मैं उसकी कहानी दुनिया को सुनाना चाहती हूँ। क्या आप उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ यादें मुझे दे सकती हैं? शकुंतला देवी ने अंदर से एक पुराना एल्बम निकाला। तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन माया की मुस्कुराहट आज भी उनमें जीवित थी। हमने बहुत कोशिश की बेटा, उन्होंने टूटी आवाज में कहा। लेकिन कोई नहीं सुनता, गरीबों की बेटियां जब चीखती हैं। आर्या ने वो शब्द अपने दिल में बसा लिए। वह लौटी और एक पूरी रात जागकर उसने एक वीडियो बनाया, माया की कहानी। इस वीडियो में उसने माया के ब्लॉग के अंश, उसकी तस्वीरें और शकुंतला देवी की आवाज को जोड़कर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। वीडियो अपलोड करने से पहले उसने बस इतना लिखा, ये सिर्फ माया की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो कभी चुप रही, और हर उस आदमी की कहानी है जो उसकी चुप्पी से मजबूत हुआ। वीडियो के अपलोड होते ही हड़कंप मच गया। कुछ घंटों में हजारों व्यूज, सैकड़ों कमेंट्स। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमें नहीं पता था कि राघव मल्होत्रा ऐसा इंसान है। ये लड़की बहादुर है, इसे हमारा समर्थन चाहिए। लेकिन साथ ही नफरत भी आने लगी। ये सब झूठ है, पब्लिसिटी पाने के लिए ड्रामा कर रही है, राघव को बदनाम करने की साजिश है। आर्या मुस्कराई। उसे मालूम था कि ये होगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। राघव को अभी पता नहीं था कि ये वीडियो उसी की टीम की एक लड़की ने बनाया है, वो लड़की जिसे उसने सालों पहले अपनी शक्ति का शिकार बनाया था। अब आर्या सिर्फ उसकी परछाई नहीं थी,
अब वो उसकी सच्चाई थी। वीडियो के वायरल होने के बाद से माहौल गर्मा गया था। कई न्यूज पोर्टल्स ने माया की कहानी पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर माया ट्रेंड कर रहा था। राघव मल्होत्रा की टीम में बेचैनी थी, लेकिन किसी ने अभी तक आर्या पर शक नहीं किया था। वह अब भी टीम में आर्या शर्मा नाम से काम कर रही थी, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूथ आउटरीच एक्सपर्ट के रूप में। उसकी भूमिका अब और जरूरी हो गई थी संकट के समय में जनता से जुड़ाव बनाए रखना। एक शाम राघव ने खुद उसे अपने केबिन में बुलाया। बैठिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल आपकी प्रोफाइल बहुत चल रही है। आप जिस तरह से युवाओं को टारगेट कर रही हैं, वो बहुत प्रभावशाली है। आर्या ने विनम्रता से सिर झुकाया। धन्यवाद सर, मैं बस वही करती हूं जो जरूरी लगता है। आपको एक खास प्रोजेक्ट सौंपना चाहता हूं, राघव ने कहा। मैं चाहता हूं कि आप फाउंडेशन के वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम की अगली फेज की ब्रांड एम्बेसडर बने और साथ ही मेरा इंटरव्यू लें। पर्सनल इंटरव्यू। आर्या के दिल की धड़कन बढ़ गई। यह मौका था कैमरे के सामने सवाल पूछने का, उसकी सच्चाई उगलवाने का। बिल्कुल सर, उसने जवाब दिया। आपका सफर लोगों को जानना चाहिए। अगले दिन इंटरव्यू की तैयारी शुरू हुई। सेट, लाइट्स, कैमरा, सब कुछ एकदम पेशेवर। लेकिन आर्या के पास दो कैमरे थे, एक सामने और एक छुपा हुआ कैमरा जो उसकी घड़ी में फिट था। इंटरव्यू की शुरुआत सामान्य थी। आर्या ने पूछा, सर, आपने राजनीति में आकर क्या सबसे बड़ा बदलाव महसूस किया? राघव ने जवाब दिया, मैंने महसूस किया कि लोगों की जरूरतें बहुत गहरी हैं और अगर हम ईमानदारी से काम करें तो बदलाव मुमकिन है। फिर आर्या ने सवाल बदल दिए, थोड़े व्यक्तिगत, थोड़े तीखे। सर, आपने कभी कोई ऐसा निर्णय लिया जो आपको रातों को सोने न दे? राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन हम उन गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आर्या ने मुस्कुराकर पूछा, और अगर कोई आपकी पुरानी गलतियों को सबके सामने लाए तो आप क्या करेंगे? राघव ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल को लगा जैसे वह कुछ समझ गया हो, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, अगर मेरे कर्म सही हैं तो मैं किसी से नहीं डरता। इंटरव्यू खत्म हुआ। टीम ने वीडियो पैक किया, लेकिन आर्या के पास असली रिकॉर्डिंग थी जिसमें राघव की आंखों की भाषा, उसका रुख और उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। रात को ऑफिस खाली हो गया था। आर्या वहीं रुकी रही, यह कहकर कि उसे एडिटिंग का काम बाकी है। एक बार फिर उसने युवा फाउंडेशन आर्काइव्स फोल्डर को खोला। इस बार वह कुछ और गहराई में गई। उसे एक सीक्रेट फोल्डर मिला, नाम था प्राइवेट सेशंस। उसने हेडफोन लगाए और पहला वीडियो प्ले किया। कमरे में एक लड़की बैठी थी, कांपती हुई, आंखों में डर और सामने राघव। अगर तुम किसी को कुछ बताओगी तो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, वह कह रहा था। वीडियो में सब कुछ साफ था, धमकी, डर और शोषण। आर्या का शरीर सिहर उठा। उसने जल्दी से सारी फाइलें कॉपी की और अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कर लीं। लेकिन तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। राघव था। अभी तक यहीं हो? उसने पूछा। आर्या ने कंप्यूटर स्क्रीन को जल्दी से बदलते हुए जवाब दिया, हाँ, थोड़ा एडिटिंग का काम था। राघव पास आया और बोला, तुम बहुत मेहनती हो, शायद तुम्हें मेरा पर्सनल असिस्टेंट बन जाना चाहिए। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपकी टीम में रहकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। राघव ने एक अजीब सी मुस्कान दी जो उसकी सामान्य मुस्कुराहट से बिल्कुल अलग थी। उसमें अधिकार था, नियंत्रण था। तुम बहुत खास हो, उसने कहा।
आर्या ने उसकी आंखों में देखा वही आंखें जिनमें सालों पहले उसने डर देखा था। अब उसमें घमंड था। शायद उसने धीमे से कहा, लेकिन हर खास चीज की एक कीमत होती है। राघव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह मुस्कुराकर निकल गया। अगले दिन आर्या ने उन वीडियो फाइलों को एन्क्रिप्ट किया और 3 अलग अलग जगहों पर बैकअप बनाया। उसे पता था अब वह बहुत नजदीक पहुंच चुकी थी और खतरा असली था। सायरा बेगम को उसने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें छुपकर नहीं, खुलकर सामने आना होगा, पर पहले सबूत को सुरक्षित करो। आर्या ने दिल्ली के एक जाने-माने मानवाधिकार वकील राजीव मेहता से संपर्क किया। उसने वीडियो, ऑडियो और सारे सबूत उन्हें भेजे। राजीव मेहता ने जवाब दिया, अगर ये सब असली है तो तुम्हारा केस बहुत मजबूत है, लेकिन जान लो तुम्हें अपनी असली पहचान के साथ सामने आना होगा। आर्या ने कुछ देर सोचा। तो ठीक है, उसने कहा। अब आर्या शर्मा नहीं, आशा कुमारी बोलेगी। और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। रात के 2 बजे थे। मुंबई की सड़कें सुनसान थीं, लेकिन आर्या की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर खुला था। सामने राघव मल्होत्रा का चेहरा एक लड़की पर चीखते हुए, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे घर वालों को जलाकर राख कर दूंगा, उसकी आवाज गूंज रही थी। आर्या ने वीडियो को आखिरी बार देखा, फिर अपनी सांस रोकी और अपलोड बटन दबा दिया। वीडियो का शीर्षक था, वो चेहरा जो आप नहीं जानते, राघव मल्होत्रा की असलियत। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह वीडियो शेयर किया गया। आर्या ने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई। वह जानती थी कि अभी सिर्फ पहला वार है और जब तक सबूत न मजबूत हो, खुद को बचाना जरूरी है। अगली सुबह इंटरनेट जैसे फट पड़ा। अखबारों की हेडलाइन थी, युवा नेता पर यौन शोषण का आरोप। राघव मल्होत्रा, 2 चेहरे एक सच्चाई। वायरल वीडियो ने मचाया तूफान। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग चौंक गए, कुछ भड़क उठे और कुछ ने वीडियो को फर्जी बताकर मजाक उड़ाना शुरू किया। ये कोई साजिश है, किसी ने लिखा। आजकल कोई भी लड़की नाम कमाने के लिए किसी को भी फंसा देती है, दूसरे ने कहा। हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश बंद करो, एक गुस्साए समर्थक ने ट्वीट किया। लेकिन उसी भीड़ में कुछ आवाजें उम्मीद की तरह चमकीं। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बहादुर हो। मैं भी एक माया थी। अब चुप नहीं रहूंगी। राघव की टीम ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सूट बूट में राघव कैमरों के सामने आया और बोला, ये मेरे खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मुझे राजनीति से बाहर करने की चाल है। ये वीडियो फर्जी है। वह आत्मविश्वास से भरा था और उसके पीछे वकीलों की फौज खड़ी थी। लेकिन राघव नहीं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आर्या अब आशा बन चुकी थी, सिर्फ नाम से नहीं, इरादों से भी। वह सायरा बेगम के साथ एक छोटे से कमरे में बैठी थी, जहां उसका लैपटॉप लगातार अपडेट्स दिखा रहा था। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स और अब पुलिस की हलचल। सायरा ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब पीछे नहीं हटना, बेटी। नहीं अम्मी, आशा ने कहा। अब तो बस आगे जाना है। ये आग अब बुझ नहीं सकती। दूसरे दिन आशा ने दूसरा वीडियो जारी किया, इस बार माया की मां शकुंतला देवी की गवाही के साथ। उनकी झुर्रियों भरी आंखों से टपकते आंसू और टूटे हुए शब्दों में उनकी बेटी की यादें। वो वीडियो सीधे दिल को चीरता था। लोग अब दोबारा सोचने लगे, क्या वाकई ये सब एक साजिश हो सकती है? इतने आंसू, इतने सबूत, इतनी कहानियां, क्या सब झूठ हो सकता है?
लेकिन जितनी सच्चाई सामने आ रही थी उतनी ही नफरत भी बढ़ रही थी। एक रात आशा के पार्लर के बाहर एक ईंट फेंकी गई, उस पर एक कागज चिपका था, चुप रहो वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। सायरा बेगम के क्लिनिक में आग लगाने की कोशिश की गई। गनीमत थी कि समय रहते बुझा दिया गया। पुलिस को शिकायत दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर ने कहा, जब तक कोई सीधा सबूत न हो हम कुछ नहीं कर सकते। आशा अब गुस्से से नहीं, दृढ़ता से भरी थी। उसने तय किया अब उसे खुद सामने आना होगा। उसने राजीव मेहता को फोन किया। मैं तैयार हूं, उसने कहा। मैं अपनी असली पहचान के साथ सामने आना चाहती हूं। राजीव ने कहा, इसका मतलब है कि अब तुम केस फाइल करने को तैयार हो? हाँ, आशा ने कहा। अब मैं सिर्फ एक छाया नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूं कि दुनिया जाने मैं आशा कुमारी हूं और मैं बची थी सिर्फ जीने के लिए, नहीं बोलने के लिए। उस शाम एक और वीडियो सामने आया, इस बार आशा का चेहरा, उसकी असली आवाज और उसका बयान। मैं आशा कुमारी हूं। 15 साल पहले मुझे राघव मल्होत्रा और उसके दोस्तों ने एक होली की रात मेरी पहचान से छीन लिया था। मैं मरी नहीं लेकिन जिंदा भी नहीं थी। अब मैं बोल रही हूं अपने लिए, माया के लिए और हर उस लड़की के लिए जिसने चुप रहकर जिंदगी काट दी। वीडियो ने तूफान ला दिया। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, हर जगह लोगों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की। लेकिन इसी बीच मीडिया का एक हिस्सा सक्रिय हुआ, वो हिस्सा जो पैसे से चलता था। टीवी डिबेट्स पर सवाल उठने लगे। आशा कुमारी की सच्चाई क्या है? क्या इतनी देर बाद आया आरोप विश्वसनीय है? कहीं यह पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? एक प्रसिद्ध महिला पत्रकार ने ट्वीट किया, सच्चाई के लिए लड़ने वाली औरतें अब किरदार बन गई हैं। अब हर कोई हीरो बनना चाहता है। आशा ने यह सब पढ़ा और मुस्कराई। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई अपने लोगों से ही होती है, उसने कहा। सायरा ने पूछा, अब आगे क्या? अब केस दर्ज होगा, आशा ने कहा। अब अदालत में सच और झूठ का सामना होगा। और मैं अकेली नहीं होंगी। माया की आत्मा मेरे साथ होगी। तुमने ये सब खुद बुलाया है। ये वाक्य आशा के फोन पर किसी अनजान नंबर से आए संदेश में लिखा था। जब से आशा ने अपनी पहचान सार्वजनिक की थी, उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। रोज सैकड़ों कॉल्स, हजारों मैसेजेस, कुछ सहानुभूति में, कुछ धमकी में और कुछ ऐसे जो सिर्फ जहर उगलते थे। वह हर सुबह डर के साथ उठती, लेकिन उसके भीतर एक सन्नाटा था जो डर से कहीं ज्यादा गहरा था। सायरा बेगम का चेहरा भी अब चिंता से भरा रहने लगा था। वे एक माँ थीं, जानती थीं कि सच बोलने का मतलब क्या होता है, खासकर उस समाज में जहां हर बहादुर स्त्री को पहले जलील किया जाता है, फिर पूजा जाता है और फिर भुला दिया जाता है। एक सुबह आशा अपने पार्लर के दरवाजे पर पहुंची तो देखा दरवाजे पर कालिख पोती गई थी और दीवार पर लिखा था, झूठी औरत, दलाल। उसके स्टाफ ने सलाह दी कि वो कुछ दिन के लिए पार्लर बंद कर दे, मगर आशा ने साफ कहा, अगर मैं दरवाजा बंद कर दूं तो ये दरवाजा कभी खुलेगा नहीं। मैं यहाँ खड़ी हूँ जैसे पहले खड़ी थी, वैसे ही आज भी। शाम को जब वह घर लौटी तो देखा कि सायरा बेगम की हालत बिगड़ गई है। उनके चेहरे पर हल्का जलन का निशान था। कोई अजनबी उनके क्लिनिक में आया था और एक नकली पर्ची देकर तेजाब जैसी चीज फेंक गया। सौभाग्य से नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन डर अब और गहरा हो गया था। बेटी, सायरा ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुझे कुछ हो गया तो? अगर मैं चुप रही तो बहुत कुछ हो जाएगा, अम्मी, आशा ने जवाब दिया। उस रात पहली बार आशा ने खुद को टूटा महसूस किया।
उसने अपने पुराने कपड़ों के बीच से माया की डायरी की कॉपी निकाली और पढ़ने लगी। कभी कभी लगता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन फिर सोचती हूं अगर मैं मर गई तो मेरी कहानी कौन सुनाएगा। आशा ने डायरी को सीने से लगाया और धीमे से कहा, मैं सुनाऊंगी माया। तेरी कहानी, मेरी कहानी, हम सबकी कहानी। अगले दिन राजीव मेहता ने उसे फोन किया। आशा, तुम्हारे पास जो सबूत हैं वो काफी मजबूत हैं, लेकिन अब हमें कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी होगी और उसके लिए तुम्हें फिर से बयान देना होगा, पुलिस के सामने, अदालत के सामने। मैं तैयार हूं, आशा ने कहा। वह लखनऊ गई, वही शहर जहां उसकी आत्मा को कभी कुचला गया था, वही शहर जहां उसकी आवाज को दबा दिया गया था। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ वकीलों की एक टीम थी और कुछ महिला अधिकार कार्यकर्ता। पुलिस स्टेशन में सब कुछ बदल गया था। अब वह लड़की एक गुमनाम पीड़िता नहीं थी, वह अब एक आंदोलन का चेहरा थी। इंस्पेक्टर ने उसका बयान रिकॉर्ड किया। हर शब्द जैसे आग से निकल रहा था, तपे हुए लहजे में, ठहरे हुए स्वर में। राघव मल्होत्रा और उसके दो दोस्तों ने होली की रात मुझे नशीली चीज पिलाकर मेरी अस्मिता को कुचला। मैंने अपने परिवार से कहा, लेकिन उन्होंने मुझे ही दोषी ठहराया। मैंने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। मैं मरी नहीं क्योंकि मुझे मरना नहीं था, मुझे जीना था, और आज इसीलिए मैं बोल रही हूं। बयान दर्ज हुआ, केस दर्ज हुआ। अब अगला कदम था अदालत। लेकिन कोर्ट की तारीख आने से पहले मीडिया ने एक नई चाल चली। एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल ने आशा की एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वह पार्लर में एक ब्यूटी मॉडल के तौर पर एक फोटोग्राफर के साथ खड़ी थी। कैप्शन था, क्या यह वही आशा है जिसे आप जानते हैं? उसी रात एक टॉक शो में पैनलिस्ट चिल्ला रहे थे, एक लड़की जो खुद मॉडलिंग करती है, वो कैसे कह सकती है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी? क्या देर से शिकायत करना सच्चाई को साबित करता है? कहीं यह राजनीतिक साजिश तो नहीं? आशा ने चुपचाप वो सब देखा। सायरा ने गुस्से में टीवी बंद किया। ये लोग क्या जानते हैं पीड़ा क्या होती है? लेकिन आशा अब रो नहीं रही थी। वह मुस्कराई। वे जितना मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मैं उतना ही मजबूत बनूंगी। अगली सुबह आशा ने खुद अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। हमें बताया जाता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो तो चुप रहो, वरना लोग क्या कहेंगे। और जब हम बोलते हैं तो वही लोग कहते हैं, अब क्यों बोली? मैं कहती हूं, जब तक आवाज जिंदा है तब तक देर नहीं हुई है। उस पोस्ट ने एक बार फिर जनचेतना को जगा दिया। लड़कियां अब अपने अनुभव शेयर करने लगीं। माया अकेली नहीं थी, आशा अकेली नहीं थी। अब एक लहर उठ चुकी थी जो सिर्फ राघव को नहीं, बल्कि हर उस व्यवस्था को चुनौती दे रही थी जो पीड़िता को दोषी बनाती है। और उस लहर के केंद्र में खड़ी थी आशा कुमारी। कोर्टरूम की दीवारें ऊंची थीं और छत से लटकते पंखे धीमी गति से घूम रहे थे। गर्मी से ज्यादा कमरे में एक और ताप फैला हुआ था, इंतजार का ताप, टकराव का ताप, और उस क्षण का ताप जब एक लड़की पूरे सिस्टम के सामने खड़ी हो जाती है। आशा कुमारी पहली बार अदालत के कटघरे में खड़ी थी। सामने राघव मल्होत्रा बैठा था, सफेद कुर्ता पायजामा, चेहरे पर बनावटी संजीदगी और आंखों में वही घमंड जो सालों पहले था। जज ने कार्यवाही शुरू की। मामला संख्या 279/2023, पीड़िता आशा कुमारी बनाम प्रतिवादी राघव मल्होत्रा। आरोप बलात्कार, धमकी, साक्ष्य मिटाना और मानसिक उत्पीड़न। राजीव मेहता, आशा के वकील, ने कोर्ट के सामने केस पेश किया।
मान्यवर, यह मामला सिर्फ एक लड़की की अस्मिता का नहीं, बल्कि एक पूरे समाज के उस डर का है जो किसी ताकतवर के खिलाफ बोलने से रोकता है। आशा कुमारी ने वो सहा जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और आज वह आपके सामने खड़ी है, न्याय की उम्मीद लेकर। राघव के वकील प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर असीम माथुर ने अपनी सीट से खड़े होकर कहा, मान्यवर, यह केस पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। एक लड़की जो सालों तक चुप रही, अब अचानक एक वायरल वीडियो के जरिए खुद को पीड़िता बता रही है, ताकि किसी की छवि को धूमिल किया जा सके। जज ने कहा, बहस की शुरुआत गवाहों से होगी। पहली गवाह आशा कुमारी। कचहरी की गहमागहमी में आशा की आवाज शुरुआत में धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी कहानी सुनाई, हर शब्द कमरे में गूंजने लगा। होली की रात को, जब सब रंगों में रंगे थे, मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मैं सिर्फ 16 साल की थी। मुझे नशे में धकेला गया, मेरे शरीर को कुचला गया, और फिर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया। मैं चुप रही क्योंकि मुझे बताया गया कि मेरी आवाज से मेरे घर की इज्जत चली जाएगी। लेकिन आज मैं बोल रही हूं क्योंकि चुप्पी ने मुझे सालों तक जला कर रखा है। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। फिर असीम माथुर खड़े हुए और उन्होंने वही चाल चली जो अक्सर ऐसे मामलों में होती है। मिस कुमारी, क्या यह सच नहीं कि आपने बाद में एक ब्यूटी पार्लर खोला जहां आप मॉडलिंग करती थीं? क्या आपके सोशल मीडिया पर ग्लैमरस तस्वीरें नहीं थीं? क्या आप एक बार एक पुरुष मित्र के साथ क्लब में नहीं गई थीं? आशा ने उसकी आंखों में देखा, न डर में, न घृणा में, बल्कि स्पष्टता में। हाँ, मैं क्लब गई थी। हाँ, मैं तस्वीरें खिंचवाती हूँ। हाँ, मैं हंसती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आमंत्रित किया। एक औरत की आजादी उसका अपराध नहीं है। राजीव ने कोर्ट से आग्रह किया कि आशा के निजी जीवन को केस के मूल मुद्दे से न जोड़ा जाए। अगली गवाह माया की मां शकुंतला देवी। उन्होंने कांपते हाथों से बेटी की डायरी कोर्ट में सौंपी। उनकी आंखें बार बार नम हो जाती थीं। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सकी, उन्होंने कहा, पर अगर आज आशा बोल रही है तो मेरी माया की आत्मा को चैन मिलेगा। डिफेंस ने इस गवाही को भावनात्मक नाटक कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन जज ने डायरी को सबूत के रूप में स्वीकार किया। फिर आया सबसे बड़ा झटका जब राजीव ने एक पेनड्राइव कोर्ट में पेश की। मान्यवर, इसमें वो वीडियो है जो राघव मल्होत्रा के असली चेहरे को सामने लाता है। इस वीडियो में वह एक लड़की को धमका रहा है और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो कोर्टरूम में चलाया गया। टीवी स्क्रीन पर राघव की आवाज गूंजी, जो मुझसे टकराएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। अदालत में जैसे समय थम गया। राघव पहली बार घबरा गया। उसकी उंगलियां टेबल पर थिरकने लगीं। उसकी टीम कानाफूसी करने लगी। असीम माथुर ने वीडियो को फर्जी बताने की कोशिश की, लेकिन जब ऑडियो विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें साबित हुआ कि आवाज राघव की ही है, तो कोर्ट ने वीडियो को प्रामाणिक माना। बाहर मीडिया इस कार्यवाही की हर मिनट की रिपोर्ट दे रहा था। जनता में क्रोध, सहानुभूति और समर्थन की लहर फैल रही थी। लेकिन राघव चुप नहीं बैठा। उसी रात एक प्राइवेट चैनल पर उसके वकील ने आशा पर नया आरोप लगाया, वह एक गिरोह से जुड़ी है जो अमीर लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठता है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर झूठ फैलाया गया। उसकी पूरी कहानी झूठ है। ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। अब सब औरतें ऐसा ही करेंगी क्या? लेकिन अब मामला जनता के हाथ से निकलकर कानून के हाथ में आ चुका था। अगली तारीख पर राजीव ने अदालत से विशेष सुरक्षा की मांग की, आशा को लगातार मिल रही धमकियों के कारण।
जज ने सुरक्षा देने का आदेश दिया। अदालत के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में। पोस्टर, नारे, मीडिया, हर तरफ शोर था। लेकिन इस शोर के बीच आशा का चेहरा शांत था। सायरा ने उससे पूछा, डर नहीं लगता अब? आशा ने मुस्कुराकर कहा, अब डर से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होती है। अगर मैं अब पीछे हटी तो हजारों आवाजें फिर दब जाएंगी। कोर्ट की अगली तारीख पर राघव को कटघरे में बुलाया गया। जज ने पूछा, क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? राघव ने सिर उठाया और कहा, मैं निर्दोष हूं। लेकिन अब उसकी आवाज में वो दम नहीं था जो महीनों पहले होता था। अदालत में तूफान शुरू हो चुका था और यह तूफान अब सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। अदालत में गर्मी बढ़ चुकी थी, सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि हर गवाही, हर सबूत के साथ माहौल और तनावपूर्ण होता जा रहा था। राघव की छवि अब दरक चुकी थी, लेकिन वह अभी भी बचे हुए रसूख का सहारा लिए खड़ा था। आशा हर सुनवाई पर एक नए हौसले के साथ पहुंचती। लोग उसे देख मुस्कराते, हाथ जोड़ते। उसके लिए यह समर्थन राहत का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास था। वह जानती थी कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं रह गई थी। एक दिन कोर्ट में एक नया मोड़ आया। राजीव मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि उनके पास एक नया गवाह सामने आया है, कोई ऐसा जो वर्षों से चुप था लेकिन अब सच बोलने को तैयार है। जज ने पूछा, नाम? राजीव बोले, नाम है अर्जुन पांडे। राघव के चेहरे पर झटका सा आया। अर्जुन राघव का कॉलेज का दोस्त था, वही जो उस रात राघव के साथ होली पार्टी में था, वही जो अब तक कहीं नजर नहीं आया था। जब अर्जुन कोर्ट में गवाही के लिए आया तो उसकी चाल में घबराहट थी पर आंखों में पछतावे की चमक। मैं उस रात वहां था, उसने कहना शुरू किया। राघव ने प्लान बनाया था। आशा को नशे में करने के लिए ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। मैं रोकना चाहता था लेकिन मैं डर गया। हम सब डर गए थे। वो विधायक का बेटा था, हम कुछ कह नहीं पाए। अदालत सन्न हो गई। क्यों अब बोल रहे हो? डिफेंस वकील ने चिल्लाकर पूछा। अर्जुन ने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि अब मेरी आत्मा मुझे सोने नहीं देती। जब मैंने आशा का वीडियो देखा, माया की मां को सुना, तब समझ आया कि मेरी चुप्पी भी अपराध है। राघव भड़क उठा। झूठ बोल रहा है ये, उसने ऊंची आवाज में कहा। तू खुद ब्लैकमेल कर रहा था मुझे। तुझे पैसे चाहिए थे। चुप रहिए, जज ने कड़ा स्वर अपनाया। अर्जुन की गवाही के बाद केस को नई दिशा मिली। मीडिया में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब यह सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं रहा, अब यह एक पूरे पावर सिस्टम के ढहने की आहट बन चुका था। लेकिन ठीक उसी रात एक और हादसा हुआ। अर्जुन को घर लौटते समय सड़क दुर्घटना में चोट आई। कार पेड़ से टकराई, ड्राइवर मौके पर फरार। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट करार दिया, लेकिन आशा को शक था। वह राजीव से मिली। ये संयोग नहीं है, उसने कहा। अर्जुन अब खतरा बन गया था। वे अब डरने लगे हैं। राजीव ने सिर हिलाया, इसलिए हमें अब और तेजी से काम करना होगा। अगले हफ्ते की सुनवाई में डिफेंस ने पूरी कोशिश की अर्जुन की गवाही को अविश्वसनीय साबित करने की। उसके कॉलेज रिकॉर्ड, पुराने विवाद, यहां तक कि उसकी आर्थिक स्थिति तक को घसीटा गया। लेकिन आशा जानती थी, अब जब एक ईंट खिसक चुकी है तो पूरी दीवार गिरने में देर नहीं लगेगी। अगले दिन कोर्ट में एक और बड़ा मोड़ आया। राजीव ने अदालत के समक्ष एक ऑडियो क्लिप प्रस्तुत की। यह रिकॉर्डिंग आशा की उस घड़ी में लगी डिवाइस से ली गई थी जब उसने राघव का इंटरव्यू लिया था।
तुम बहुत खास हो, राघव की आवाज आई। शायद तुम्हें मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहिए। असीम माथुर ने इसका विरोध किया। यह प्राइवेट बातचीत थी, बिना अनुमति के रिकॉर्ड की गई। राजीव ने जवाब दिया, लेकिन यह बातचीत एक ऐसे संदर्भ में है जहां पीड़िता अपनी सुरक्षा के लिए साक्ष्य एकत्र कर रही थी और कानून ऐसी परिस्थितियों में इसे मान्यता देता है। जज ने क्लिप को स्वीकार किया। अब राघव की टीम में भी घबराहट शुरू हो चुकी थी। उसके पीआर सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर लोग उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं आशा को पूरे देश से समर्थन मिलने लगा। कई महिला संगठनों ने उसके नाम पर मुहिम शुरू की। मैं आशा हूं नाम से एक ऑनलाइन अभियान चला जिसमें हजारों महिलाओं ने अपनी कहानियां साझा की। लेकिन यह सब समर्थन, सहानुभूति और हिम्मत के बीच आशा के भीतर एक और लड़ाई चल रही थी, अपनी यादों की। रात को जब वह अकेली होती तो आंखें बंद करते ही वही पुरानी रात लौट आती, टूटा हुआ शरीर, खामोश चीखें और बेबस आसमान। सायरा ने उसे एक दिन कहा, तू बहादुर है, लेकिन बहादुरी का मतलब ये नहीं कि तू अकेली जले। आशा ने सिर झुकाया, अम्मी, मैं कभी कभी थक जाती हूँ। तो रुक जा, सायरा बोली, लेकिन हार मत मान। तू लड़ी है अब तक, अब पूरा रास्ता तय कर। अगली सुनवाई में आशा फिर कोर्ट में खड़ी थी, स्थिर, शांत, लेकिन भीतर से दृढ़। राघव के वकील ने अंतिम कोशिश की। उन्होंने केस को राजनीतिक षड्यंत्र बताने की एक विस्तृत थ्योरी पेश की। लेकिन अब वह कहानी कोई सुनना नहीं चाहता था। जज ने कहा, अंतिम बहस की तारीख तय की जाएगी। साक्ष्य पूरे हो चुके हैं। अब फैसला जल्द आएगा। कोर्ट से बाहर निकलते समय एक छोटी बच्ची मां का हाथ थामे आई और बोली, आप बहुत बहादुर हो दीदी। आशा ने घुटनों के बल झुककर बच्ची का माथा चूमा और कहा, तुम्हें कभी डरना नहीं पड़े, यही मेरी लड़ाई है। सुनवाई की आखिरी तारीख तय हो चुकी थी। अदालत की कार्यवाही अब अपने अंतिम चरण में थी। महीनों की लड़ाई, दर्जनों गवाह, अनगिनत बहसें, अब सब कुछ एक फैसले की ओर बढ़ रहा था। कोर्ट के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। कुछ आशा के समर्थन में पोस्टर लिए खड़े थे, कुछ पत्रकार, कुछ समाजसेवी और बहुत से ऐसे चेहरे जिनमें आशा ने एक बार खुद को देखा था, डरी हुई, टूटी हुई, लेकिन उम्मीद से भरी हुई लड़कियां। कोर्टरूम की हवा में एक विशेष तरह की चुप्पी थी, जैसे सबके सांसें थमी हुई थीं। जज की कुर्सी पर बैठने के बाद कार्यवाही शुरू हुई। अंतिम बहस, उन्होंने कहा। राजीव मेहता उठे और अपनी बात शुरू की। मान्यवर, आज मैं सिर्फ एक वकील नहीं हूं, बल्कि एक इंसान के रूप में खड़ा हूं जो जानता है कि न्याय केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं, बल्कि नैतिक साहस से भी होता है। आशा कुमारी ने जिस साहस से अपनी आवाज उठाई, वह सिर्फ अदालत में नहीं गूंजी, वह पूरे देश में गूंजी है। उन्होंने सबूतों का सार प्रस्तुत किया, वीडियो, ऑडियो, माया की डायरी, अर्जुन की गवाही और सबसे बड़ी बात, आशा की स्वयं की स्पष्ट, सुसंगत और डगमगाए बिना दी गई गवाही। इस मामले में सबूत ही नहीं, सच्चाई की गंध है, जिसकी महक को अब कोई झुठला नहीं सकता, राजीव ने कहा। इसके बाद असीम माथुर खड़े हुए। मान्यवर, उन्होंने कहा, सच और कहानी के बीच एक पतली रेखा होती है। इस पूरे मामले को मीडिया ट्रायल का रूप दे दिया गया है। कोई अदालत तभी दोषी ठहरा सकती है जब संदेह से परे अपराध सिद्ध हो। और यहाँ जो दिखाया गया है वह सिर्फ एक पक्ष की व्याख्या है। उन्होंने अर्जुन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, ऑडियो वीडियो के स्रोतों को संदेहास्पद बताया और आशा की मंशा को राजनीतिक प्रेरित कहा। आखिर क्यों इतने सालों बाद, उन्होंने पूछा। लेकिन इस बार अदालत की दीवारें भी मौन नहीं थीं। लोगों के चेहरों पर जवाब साफ था,
क्योंकि अब हिम्मत आई है। सुनवाई समाप्त हुई। जज ने कहा, फैसला 1 सप्ताह बाद सुनाया जाएगा। उस रात आशा खामोश थी। सायरा ने उसे खाने के लिए बुलाया, लेकिन वह बालकनी में बैठी रही, आकाश की ओर ताकती हुई। क्या सोच रही है? सायरा ने पूछा। क्या सच जीतता है? आशा ने धीरे से कहा। हमेशा नहीं, सायरा बोली, पर जब सच बोलने वाला डटकर खड़ा होता है, तब झूठ लड़खड़ाने लगता है। अगर वो बरी हो गया तो आशा की आंखों में सवाल था, डर नहीं। तो भी तू हार नहीं मानेगी। सायरा ने उसका हाथ थामा, क्योंकि तूने आवाज उठाई है और आवाजें हमेशा किसी न किसी तक पहुंचती हैं। फैसले वाले दिन कोर्ट में बैठने की जगह नहीं थी। भीड़ कोर्ट के बाहर तक फैली थी। देश की नजर इस केस पर थी। टीवी पर लाइव अपडेट चल रहे थे। राघव कोर्ट में आया, इस बार चुप, थका हुआ, लेकिन अब भी आत्ममुग्ध। आशा आई सफेद साड़ी में, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर शांति। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। सभी प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और दलीलों के अध्ययन के पश्चात यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पूरा कमरा सांस रोककर सुन रहा था। प्रतिवादी राघव मल्होत्रा पर लगाए गए बलात्कार और धमकी के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होते हैं। राघव के चेहरे से रंग उड़ गया। अदालत राघव मल्होत्रा को आईपीसी की धारा 376, 506 और अन्य संबद्ध धाराओं के अंतर्गत दोषी ठहराती है और सजा की घोषणा 3 दिन बाद की जाएगी। कोर्ट में एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर धीरे धीरे तालियों की आवाज गूंजने लगी, पहले धीमी, फिर पूरे कमरे में। आशा की आंखों में आंसू थे, न दुख के, न डर के, बल्कि उस भार के उतरने के जो वर्षों से उसके कंधों पर था। बाहर आते ही पत्रकारों ने उसे घेर लिया। आप क्या महसूस कर रही हैं? क्या आपको लगता है न्याय मिला? अब आगे क्या? आशा ने सबकी ओर देखा। न्याय सिर्फ सजा नहीं है, उसने कहा, यह उस डर का अंत है जो हमें चुप रहने पर मजबूर करता है। आज एक आवाज ने बाकी आवाजों को रास्ता दिखाया है। उसने माइक हटाया और सीधे भीड़ की ओर चली गई, जहां कुछ लड़कियां हाथ में पोस्टर लिए खड़ी थीं। मैं भी आशा हूं। आशा ने एक बच्ची को गोद में उठाया और कहा, अब यह तुम्हारी दुनिया है, से डर से नहीं, उम्मीद से चलाना। उस रात आशा सायरा के साथ छत पर बैठी थी। शहर की रोशनी नीचे थी और ऊपर एक अनंत आकाश। अब क्या करेगी? सायरा ने पूछा। अब बाकी आवाजों की लड़ाई लड़ूंगी, आशा ने कहा, हर माया, हर रुखसाना, हर मीरा, हर लड़की की जो आज भी खामोश है। सायरा ने सिर हिलाया। तू अब सिर्फ आशा नहीं रही, तू उम्मीद बन गई है। आशा मुस्कराई। वह जानती थी उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक लहर थी, एक आंदोलन था, और सबसे बढ़कर सच था। और जब कोई सच के साथ चलता है तो उसका रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अधूरा कभी नहीं होता। 3 दिन बीत चुके थे। अदालत का फैसला आ चुका था, लेकिन सजा का ऐलान बाकी था। बाहर की दुनिया अब भी चर्चा कर रही थी, कोई आशा की तारीफ में, कोई संदेह में, कोई आलोचना में। लेकिन आशा अब इन आवाजों से परे जा चुकी थी। वो अब शोर से नहीं, शांति से जी रही थी, क्योंकि उसे पता था उसकी लड़ाई उस मुकदमे से कहीं बड़ी थी। सायरा बेगम उसके पास बैठी थीं। दोनों खामोश थीं। 2 महिलाएं उम्र, अनुभव और ज़ख्मों में भिन्न, लेकिन आत्मा की गहराई में एक समान। वो सजा पाकर भी क्या माफी के लायक है? आशा ने पूछा। सायरा ने मुस्कराकर कहा, माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है।
अगर तू माफ करके आगे बढ़ सके तो कर दे, पर जबरदस्ती मत करना। आशा ने आंखें मूंद लीं। उसे राघव की वो मुस्कान याद आई, वो रातें, वो टूटन, फिर संघर्ष, फिर अब की ये सुबह। तीसरे दिन अदालत का फैसला सुनाया गया। अदालत राघव मल्होत्रा को बलात्कार के अपराध के लिए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाती है। इसके अतिरिक्त पीड़िता को मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए की राशि अदा करने का आदेश देती है। कोर्टरूम में कोई खुशी से उछला नहीं। सिर्फ एक गहरा सुकून था, एक बोझ के उतरने का अनुभव। राघव चुपचाप खड़ा रहा, उसका घमंड अब टूट चुका था। चेहरे पर सिर्फ खालीपन था। बाहर निकलते समय मीडिया फिर से उमड़ पड़ा। आशा जी, क्या आपको लगता है न्याय मिल गया? अब आगे क्या योजना है? क्या आप राजनीति में आएंगी? आशा ने सिर्फ इतना कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां आवाजें अब भी दबी हैं। अगर मेरी उपस्थिति किसी को बोलने की हिम्मत दे सके तो वही मेरा अगला कदम होगा। वह किसी नेता की तरह नहीं, एक सहज इंसान की तरह बाहर निकली जिसका चेहरा जला नहीं था, लेकिन आत्मा तपकर सोना बन चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद आशा ने आशा फाउंडेशन की शुरुआत की। यह एक संस्था थी जो यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को कानूनी, मानसिक और आर्थिक सहायता देने का काम करती थी। पहली कार्यशाला में 20 लड़कियां आईं, अलग अलग उम्र, धर्म, वर्ग और शहरों से। उनमें से कई ने पहली बार किसी से अपनी बात कही। क्या आप हमें सिखा सकती हैं कि डर से कैसे लड़ा जाए? एक लड़की ने पूछा। आशा ने जवाब दिया, डर से लड़ने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, खुद को दोषी मानना बंद करना पड़ता है। वह उनके साथ बैठी, कहानी सुनती, कहानी सुनाती। और उस कमरे में हर आंसू, हर मुस्कान एक नई शुरुआत थी। इसी दौरान आशा को कई मंचों पर बुलाया गया, यूनिवर्सिटी लेक्चर, महिला सम्मेलन, टेलीविजन डिबेट्स। हर जगह वह एक ही बात कहती, हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां पीड़िता को पहले सुना जाए, परखा नहीं जाए। एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि क्या आपने माफ कर दिया, आशा ने कहा, मैंने उस आदमी को नहीं, बल्कि उस डर को माफ किया जिसने मुझे सालों तक जकड़ रखा। मैंने अपनी चुप्पी को माफ किया, क्योंकि अब मैं जानती हूं उस चुप्पी में कोई गलती नहीं थी। गलती उस अन्याय की थी जिसे हमने सह लिया, क्योंकि हमें बताया गया कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एक दिन आशा को एक चिट्ठी मिली जेल से, राघव मल्होत्रा की। वह कुछ देर तक चुपचाप लिफाफा देखती रही, फिर खोला। आशा, मैं जानता हूं कि मैं क्षमा के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, जेल की दीवारों से बड़ा कोई सजा नहीं, आत्मग्लानि है। तुम्हारी चुप्पी मुझे कभी डराती नहीं थी, लेकिन तुम्हारी आवाज ने मेरी नींद हिला दी। मैं अब उसी सन्नाटे में जी रहा हूं जिसे मैंने तुम्हें दिया था। राघव। सायरा ने चिट्ठी पढ़ी, फिर पूछा, क्या जवाब देगी? कुछ नहीं, आशा ने कहा। अब उसे मेरी खामोशी समझ आनी चाहिए। समय बीतने लगा। आशा की जिंदगी अब उद्देश्य से भरी थी, लेकिन बोझ से मुक्त। एक शाम वह उसी जगह गई जहां कभी उसकी दुनिया बिखरी थी, वह पुराना मोहल्ला, वो पुरानी दीवारें, वही टूटा हुआ दरवाजा। वह वहां खड़ी रही, एक पल, दो पल, फिर आंखें मूंद लीं। अब उसे डर नहीं लगा। उसने वहां एक दीवार पर कुछ लिखा सफेद चौक से। यहां कोई लड़की टूटी थी, अब वो ही यहां दीवार बनकर खड़ी है। उस रात आसमान साफ था, तारे जैसे और चमक रहे थे। सायरा बोली, बेटी, तूने वो किया जो बहुतों ने सोचा भी नहीं था। आशा ने जवाब दिया, मैंने कुछ खास नहीं किया, अम्मी। मैं बस एक चिंगारी थी।
आग तो हर लड़की में पहले से ही थी। सायरा ने हंसते हुए उसका हाथ थामा। फिर चल, अब दूसरी लड़कियों को ये आग दिखाते हैं। इस तरह राख से जो लौ उठी थी वह सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की आत्मा की आग बन गई।